नमस्कार। देश दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। दरअसल ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है और हाई कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जहां पर प्रत्यर्पण रोकने की अपील की गई थी। कोर्ट का कहना है कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी भी नजरिए से अन्यायपूर्ण या दमनकारी नहीं होगा। इससे पहले भी जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तब जस्टिस रॉबर्ट जे ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध है और उन्हें 1992 वाली सम्मान करना बेहद जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चंबी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल के लोगों से राज्य में बीजेपी सरकार को दोहराने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बदलना लोगों के हित में है, लेकिन जब कोई सरकार दोहराई जाती है तो वो और अधिक जवाबदेह हो जाता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद बदस्तूर जारी है। कांग्रेस ने हिमाचल को ठगा है। केंद्र और हिमाचल की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने हिमाचल को अंधेरे में रखा और योजनाएं कम लागू हुई। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है। जिसके पास पक्के घर नहीं उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए। 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए। 8,000 घर बन गए। 8,000 घर बन गए। कांग्रेस ने अपने राज में कैसे हिमाचल को धोखा दिया है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब केंद्र और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने तय किया कि हिमाचल को जो विकास के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें 100 में से 40 रुपये हिमाचल की जनता को देने ही होंगे। अगर 40 रुपया हिमाचल की जनता नहीं देगी तो दिल्ली 60 रुपये भी नहीं देगी। काम लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा। अभी केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का अभियान चला रखा है। जैसे ही यहां भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल में भी रोजगार मेलों का अभियान तेज किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस को इतने साल अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। आज देखिए, हिमाचल में राज्य की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज है, ट्रिपल आईटी है, आईआईटी में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, आईआईएम है, एम्स है, नए मेडिकल कॉलेज है। ऐसे अनेक संस्थान जो कभी हिमाचल का सपना होते थे वो आज हकीकत बन गए हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे
तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलुरु के कैफेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल 2 को बेंगलुरु के गार्डन सिटी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे देखकर लगता है मानो एयरपोर्ट नहीं, लोग बगीचे में वॉक कर रहे आए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है और ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली। संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। ईडी की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग भी की गई थी, लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया। तो आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से आज जमानत दे दी गई है। ईडी की ओर से 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में अब आज 3 महीने बाद जमानत मिली है। संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई और साथ ही आपको बता दें कि ईडी की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग भी की गई थी, लेकिन अदालत ने ईडी की इस मांग को खारिज कर दिया और संजय राउत को जमानत दे दी गई है। तो शिवसेना नेता संजय राउत इस वक्त जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 2 लाख के मुचलका भरने के बाद में वो बाहर आए हैं। हालांकि इस दौरान ईडी ने इस फैसले पर स्टे की मांग की, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था। ईडी की ओर से 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में आज उन्हें जमानत दी गई है। दो लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है संजय राउत को। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जेल से बाहर आने के बाद की ये तस्वीरें हैं, जब संजय राउत 3 महीने बाद जेल से बाहर आए। ईडी ने 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फरियल सैयद जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? ये ठाकरे गुट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अंधेरी उपचुनाव में उनकी सीट आना, उसके बाद में आज संजय राउत को उनको उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी मिल जाना और साथ ही साथ हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को एक फटकार लगना कि उन्होंने साफ तौर पर जब भी आज संजय राउत को दोपहर में जब भी उनकी जमानत अर्जी जो है वो मंजूर की गई थी, उसके बाद ईडी हाई कोर्ट की तरफ ईडी ने अपना रुख किया था ताकि वो जमानत पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जो असली गुनहगार है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो करीबन 100 दिन संजय राउत जेल में रहे हैं, उसके बाद ये साफ तौर पर जो है ये स्पेशल कोर्ट जिसने भी एमएलए कोर्ट ने साफ ये कहा है कि इस जो भी ये 100 दिनों में कार्रवाई की गई है, जो भी पूछताछ की गई है संजय राउत से, इससे साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो दोषी नहीं है। तो 100 दिन काफी थे उनके ऊपर जो है कुछ उनके ऊपर फैसला लेना, और कहीं ना कहीं अभी ये ईडी जो है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ईडी के ऊपर खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट की आज के जिस तरीके से ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, अब जो है 7 बजे कहा गया है कि संजय राउत जो होंगे वो जेल से बाहर आएंगे और हर तरफ, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, संजय राउत के घर के बाहर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे गुट की तरफ से जो है वो जल्लोष, एक जश्न का माहौल जो है वो मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी असली दिवाली जो है वो आज के दिन है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फरियाल।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल होगा और वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईपी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की उन्होंने पढ़ाई की और हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट नामित हुए। 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। जस्टिस चंद्रचूड़ की अहम फैसलों में भी काफी अहम भूमिका रही है। पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भारत के CJI रह चुके हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल को पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए इंतजामों में कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 10 स्मोक टावर के वादे के बाद सिर्फ 1 स्मोक टावर लगाया गया, जिसके मेंटेनेंस के लिए 80 लाख रुपए हर महीने लगता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी अन्य राज्यों का भ्रमण तो करते हैं जहां दिल्ली वालों का पैसा खर्च होता है, विज्ञापन पर भी खर्च किया जाता है, लेकिन जनता की जरूरत के लिए पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली की जनता प्रदूषण से त्रस्त है, पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में भ्रमण करने में व्यस्त हैं। 15-16 में सिर्फ 272.51 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है और 272.51 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें से 265 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा ये पैसा कहीं पर ठीक से खर्च नहीं हुआ। और ऑन ऑफ की जो फाइल को लेकर ये कहते हैं हर एक को ब्लेम करो, पूरी दुनिया के ऊपर आप तोहमत लगाओ, लेकिन खुद कोई काम मत करो। अभी इन्होंने तोहमत लगाई कि LG साहब ने फाइल साइन नहीं किया ऑन ऑफ का। हमने RTI के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि ऑन ऑफ की कोई स्टडी रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, या कोई ऐसी दिल्ली सरकार ने कोई उससे जुड़ी हुई संबंधित कोई जांच करवाई है, तो जवाब नहीं। दिल्ली गोल्फ कोर्स में MP कप 2022 के समापन के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर उनके हौसला अफजाई की। MP कप दिल्ली के गोल्फ कोर्स में 2 दिन तक चला, जिसमें 400 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये गोल्फ कप केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की तरफ से पिछले 2 सालों से कराया जा रहा है। इस बार ये तीसरा MP कप कराया गया, जिसमें कि विदेशी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। ये तीसरा साल था और इसमें हमारे बहुत सारे विदेशी डिप्लोमेट्स और क्षेत्रीय लोग जो कि मेंबर्स हैं क्लब के, वो सब ने मिलकर खेला और 400 के आसपास लोग ने खेला है 1.5 दिन के बीच में, तो काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छा रिस्पांस था। कुछ वेटिंग लिस्ट भी चलती रही, लेकिन खुशी है जब आप खुश चेहरे आसपास देखते हैं, जब मुस्कुराते हुए चेहरे आप देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग आगे लोगों को जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स बहुत आवश्यक है और ये सिर्फ लोगों के जोड़ने का एक तरीका है जिसमें हम सब ने मिलकर ये काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आपको बता दें कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें वो शामिल हुए थे और वो कोरोना पॉजिटिव है। इसकी जानकारी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने की भी अपील की है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल भी हुए थे। ट्वीट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी और अपील की है कि संपर्क में आए लोग जल्द से जल्द अपनी जांच जरूर कराएं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की तारीफ की। उन्होंने TIOL पुरस्कार कार्यक्रम में कहा कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई, जिसके लिए देश उनका आभारी रहेगा। आर्थिक उदारीकरण को लेकर गडकरी ने चीन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद विकास किया और इसके अलावा गडकरी ने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत को अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर निवेश करना होगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी नेता और सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे की मौत हो गई। निधन से पहले वो तिरंगा लेकर यात्रा में चल रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद ही हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृष्णकांत पांडे की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जयराम रमेश सहित कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रांत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना के उपनेता सुषमा अंधारे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने पर विरोध जताया। बता दें कि सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। शिवसेना के उपनेता सुषमा अंधारे के खिलाफ मंत्री गुलाब राव पाटिल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं बिहार के कैमूर में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए सबको मर्यादा में रहकर ही टिप्पणी करनी चाहिए। मर्यादा में सबको रहना है। जो मर्यादाएं की सीमाएं लांघते हैं उनको सरकार से विदा हो जाना पड़ता है। सुधाकर सिंह को लेकर कहा कि जब आप विधायक थे तो ये सवाल नहीं उठा रहे थे और मंत्रिमंडल में शामिल होते ही आपने कौन सा सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर कुछ था तो आप मंत्रिमंडल में नहीं उठाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर भी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि कोई किसी से जबरदस्ती इस्तीफा नहीं लिया जाता है और जो स्वेच्छा से देते हैं उसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल स्वीकार करती है। कोई नहीं, कोई क्या कर, नहीं कोई नहीं, ये खबर गलत है और कोई भी किसी को इस्तीफा देने का मजबूर नहीं करता है। और सरकार में रहकर कोई भी सरकार के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादा है, मर्यादा में हमको भी रहना है, मर्यादा में सरकार के मंत्री को भी रहना है और मर्यादा को पार कर। वहीं एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेले का उद्घाटन हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका उद्घाटन किया। वहां का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। बेशक यहाँ पे उद्घाटन करने वालों की उपलब्धि देखने को मिलता है। कभी एक समय नीतीश कुमार जी किया करते थे तो अब तेजस्वी जी आकर यहाँ पे इस बार मेले का उद्घाटन किया। हालांकि बिहार का एक जाना माना मेला है जो सोनपुर में लगता है। बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत से बाहर से भी व्यापारी आते हैं, अपनी खरीद बिक्री करते हैं। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है कि हाथी घोड़ा से लेकर जो चीज़ को चाहते हो यहाँ पे उपलब्ध हो सकता है, मिल सकता है। साथ में इस मेला को लेकर काफ़ी दिनों से इंतजार होता है। जो शौक पालते हैं कि मैं हाथी रखना चाहता हूँ, घोड़ा रखना चाहता हूँ या किसी तरह का जानवर रखना चाहते हैं, इस मेले में आकर बाहर से आकर खरीदारी करते हैं। आप लोगों को, दर्शकों को मैं काफ़ी कुछ दिखलाऊंगा जो देखने सुनने लायक होगा। लेकिन अभी तत्काल ये देखा जा सकता है कि इसका जो उद्घाटन हुआ था, यहाँ पे कुछ मंत्री भी बिहार सरकार के हमारे मौजूद थे। इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के माध्यम से यहाँ पे उद्घाटन किया गया। उसके बाद यदि जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक जिला के बल को, फोर्स को लगाया गया है जो कि बाहर से दूसरे जिला से डिप्टेशन पर यहाँ पे आए हुए हैं। 3 शिफ्ट में प्रशासन की यहाँ पे जो मौजूदगी दी गई है, पैनी नज़र रहती है। पूरे बिहार सरकार समेत बाहर के भी, केंद्र सरकार के भी कुछ पदाधिकारियों का इस पर ध्यान रहता है, इसलिए कि पूरे बिहार के लोगों का आवागमन इस महीने में की जाती है और अक्सर इसी महीने में शुरुआत भी की जाती है। और कुछ देखने सुनने को मिलेगा। वहीं सोनपुर मेले में हर आयु, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बेहद खास होता है और इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया की हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ का थिएटर काफी प्रसिद्ध है। सोनपुर मेले में एक थिएटर के मालिक से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने।
बिहार में जब सोनपुर मेला का नाम आते ही बहुत से युवाओं के शरीर में एक रेंगन सा हो जाता है। वो बोलते हैं कि अरे चलो थिएटर होगा, नाच देखने चलेंगे। और नाच के नाम पे भी यहाँ पे 50% से ज़्यादा युवा पहुँच जाते हैं। क्या तो सोनपुर मतलब थिएटर वहाँ मिलेगा ही, नाच होगा ही। और आज हमारे साथ थिएटर के मालिक विनय जी मौजूद हैं, जो वर्षों से सोनपुर में थिएटर का काम कर रहे हैं। कितने साल से विनय जी आप थिएटर का यहाँ काम कर रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। तो 8 साल से जो लगातार कर रहे हैं कि बीच में कहीं बंद भी किए थे? नहीं, बीच में तो 2 साल इधर बंद हुआ है, कोरोना काल में। कोरोना में बंद था। तो जैसे कि कहता है लोग कि थिएटर में इस तरह का होता है, लेकिन अब तो इस तरह का माहौल है नहीं। नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता। तो कितना भीड़ आ जाता है? करीब करीब रोज कम से कम 500 पब्लिक तो आ ही जाते हैं। शनिवार रविवार को 1000। विनय जी, परेशानी तो हो जाती होगी, इसलिए कि पहले का जो समय था, आज का जो समय है, काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलता होगा। तो प्रशासन से क्या सपोर्ट वगैरह मिलता है आपको? हाँ, प्रशासन के द्वारा ही हम लोग थिएटर का संचालन यहाँ करते हैं। वो तो लाइसेंस प्रशासन निर्गत करता है, वो पूरा बिहार सरकार में बैठे मंत्री जी लोग भी जानते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या मिलता है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग को मिलती है प्रशासन के द्वारा। हाँ। तो इसमें जो जैसे कि आप लोग अभी कितने थिएटर पूरे सोनपुर में लगा हुआ है? 5 थिएटर। 5 थिएटर। तो सबसे नामी या पुराना आपका माना जाता है, क्या नाम है आपका पूरा? पायल एक नज़र थिएटर। पायल के नाम से तो चर्चित था, लेकिन पायल एक नजर के नाम से जाना जाता यहाँ है। पे 2005 से लग रहा है इस नाम से। अच्छा। इस सोनपुर मेले में मतलब ये रहता है कि और कुछ परमिशन में ये भी रहता है कि इतने दिन से इतने दिन तक ही चलाना है? हाँ, ये तो सरकारी जो मान के चले कि डेट होता है मेला का, उसी के अनुसार होता है। आज आपके यहाँ पूजा वगैरह हो रहा है? हाँ, पूजा हो रहा है। कब से शुरू कर रहे हैं? ये तो लाइसेंस हम लोग को मिलेगा, उसके बाद लाइसेंस 9 या 10 तारीख से मिलेगा। 9 या 10 तारीख से? हाँ। मतलब कल या परसों से? हाँ हाँ हाँ। 9-10 तारीख से लाइसेंस निर्गत होगा। सुरक्षा भी प्रशासन द्वारा दी जाती है। और देखिए, थिएटर का मेन वर्क होता है, काम होता है लोगों का जो भी है मन बहलाने के लिए, इसलिए कि रात कहाँ गुजारे, रात को रुकना है होटल में, बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है। तो जाहिर सी चीज़ है कि चलो थिएटर में गाना वगैरह सुन के अपना समय पास कर ले। इसलिए कि सोनपुर सिर्फ थिएटर ही नहीं, यहाँ पे जानवरों की खरीद बिक्री जोरों पे होती है। हाथी घोड़ा से लेकर सब चीज़ यहाँ मिलता है, लेकिन सब चीज़ में ये थिएटर भी आता है। लेकिन जो लोगों के मन में चल रहा है वो चीज़ यहाँ नहीं होता है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, सोनपुर, बिहार। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 1 इंडिया।